हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम अपने जियोग्राफी थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 यूनिट को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी चीज़ को समझने का एक आधार हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं। अगर हम पुरानी चीज़ों को एक बार समझेंगे तो आगे की चीज़ें भी हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो बहुत बहुत थैंक यू निखिल, आदर्श, प्रवीण, अमन चौहान और शिवम, अभिषेक यादव, शिवम सोनकर, सौरभ राणा, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग टाइम से जुड़कर पढ़ाई करते हैं, और आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। तो आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट का नेम है कि गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, टेहरी डैम एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। तो एक एक को हम समझेंगे। पहला नंबर हमारा गंगा एक्शन प्लान, जो कि ये भी एक महत्वपूर्ण योजना होती है। योजना का मतलब, अगर अपने क्षेत्र में कुछ सुधार करना है, किसी चीज़ से हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, तो ये सारी जो योजनाएं हैं ये कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण से ही रिलेटेड हैं। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं और भारत के केंद्र में ये तीनों योजनाएं रखी जाती हैं। तो हम सबसे पहले अपना गंगा एक्शन प्लान को पढ़ेंगे कि गंगा एक्शन प्लान क्या है। तो गंगा एक्शन प्लान जो है एक पर्यावरणीय योजना है, जिसका मेन उद्देश्य था कि गंगा की साफ़ सफाई। और इस योजना को सन 1986 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, और यह एक पर्यावरणीय योजना थी। यानी कहीं न कहीं गंगा नदी अगर प्रदूषित हो रही थी तो उससे हमारा पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा था। और जिसका उद्देश्य क्या था कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और उसकी स्वच्छता को बनाए रखना। इसके पीछे क्यों गंगा नदी को स्वच्छ और साफ़ सफाई से मुक्त रखना, मतलब प्रदूषण से मुक्त रखना, इसके पीछे कहीं न कहीं हमारा एक धार्मिक परंपरा और धार्मिक महत्व है। लोगों की धार्मिक आस्था है कि गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है। अगर उनकी माँ के अंदर प्रदूषण आके उनको गंदा कर दे रहा है तो समझ लीजिए कि उनके बच्चे भी कहीं न कहीं उससे प्रभावित होंगे। तो एक अंदर की आस्था थी। इस आस्था के साथ इस योजना की शुरुआत की गई 1986 में। और जब ये योजना शुरुआत की गई तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी के समय ही इस योजना का प्रारंभ किया गया। तो एक बार देखते हैं कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई। तो हमारे जो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत वो 14 जनवरी 1946 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई। यानी हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में ही इस योजना का शुभारंभ किया गया। और नोडल एजेंसी, यानी कुछ एजेंसियां थीं जो इसको रेगुलेट कर रही थीं। तो केंद्रीय जल आयोग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की निगरानी में ये योजनाएं चलाई गईं। अब देखते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आखिर कोई भी योजना अगर हमारे भारत सरकार में आई है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, है कि नहीं। तो निखिल, आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो पूछा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य में हम पहला पॉइंट देखते हैं कि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। और अगर आप जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब नहीं समझ पाए हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पिछली वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इसको तोड़ के छोटे फॉर्म में आप सभी को समझाया है। लेकिन अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो हम फिर से बताना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे दे रहा है कि जैव विविधता का मतलब ये होता है कि हमारे इस देश में एक छोटी चींटी से लेके एक बड़ी शार्क मछली तक कई सारे प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। तो उन्हीं सभी जीवधारियों के समूह को ही हम जैव विविधता बोलते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। उसी निर्भरता से हमारा क्या होता है, पर्यावरण संतुलित होता है। तो उस तंत्र को ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे आपको तिलचट्टे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को ईगल खाता है, ईगल को कोई और खाता है। तो ये जो हमारा एक दूसरे पे निर्भरता है, इसी निर्भरता को ही हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। तो पहला इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है जन जागरूकता फैलाना।
लोगों को अवेयर करना कि अगर हमारी गंगा माता गंदी हो रही हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव आपको हो सकता है। आप जिस जल को पवित्र मानकर अपने घरों में ले जाते हैं वो दूषित जल है, उससे आपके शरीर को नुकसान पहुँचेगा। जो फूल मालाएं हम श्रद्धा के साथ जल में अर्पण कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, पानी में सड़ रहा है, और सड़ने से क्या हो रहा है, वो एक जहरीला होता जा रहा है। तो हमारा पानी कहीं न कहीं जहरीला होगा, और उससे क्या हो रहा है, जलीय जीव काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। पानी पीने योग्य नहीं हो रहा है। लोग अगर उसमें स्नान कर रहे हैं तो उन्हें त्वचा से संबंधित बीमारियाँ हो जा रही हैं। तो ये सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और लोगों को भागीदार बना सकते हैं कि ताकि वो गंगा की साफ़ सफाई में पार्टिसिपेट करें। मतलब कहने का मतलब, भागीदारी का मतलब ये होता है कि भाई अगर वो जानेंगे कि गंगा नदी को गंदा करने से हमें ये नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो फूल माला को गंगे में नहीं फेंकेंगे, और बाकी सारे जो कचरे मल-मूत्र त्याग जो भी करते हैं वो भी नहीं करेंगे। तो भागीदारी करने का मतलब यही है कि वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को रोकेंगे। इसलिए जन जागरूकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं सीवेज का उपचार करना, नदी में छोड़ना। सबसे पहले क्या होता है, जितने भी गंदे पानी आते हैं उनके लिए सीवर प्लांट बनाए जाएँ। उस गंदगी को रोका जाए, उसके बाद ही पानी गंगा नदी में छोड़ा जाए। तो ये भी एक बहुत ही मेन उद्देश्य रहा इस परियोजना का। उसके बाद घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का सही प्रबंधन, यानी जो भी ठोस कपड़े हम मृतक जीवों को और वैसे भी मृतक शरीर को हम जल में बहा दे रहे हैं, उससे भी बहुत सारा क्या हो रहा है, जल दूषित हो रहा है। जल में कई तरीके के बैक्टीरिया, जो भी केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं, ये सारी मिल जाती हैं, जिससे वो जलीय जीवन पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। और अगर जलीय जीवन हमारा प्रभावित होगा तो मानव जीवन भी साधारणतः क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ये सारी इसके मुख्य उद्देश्य थे, और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजनाएँ चलाई गईं कि कहीं न कहीं इसको रोका जाए। और जो इस योजना को संचालित करने वाली संस्था थी, उसका नाम था NRGBA। तो आप इस संस्था का नाम भी याद रखिएगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो अब हम देखेंगे कि जब योजनाओं का उद्देश्य पूरा हो गया, तो अब इसमें क्या-क्या कार्य किए गए। तो इसमें मेन काम ये किया गया कि हर नदी के मुहाने पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, STPS का निर्माण किया जाए, जिससे गंदगी को छांट के उसके बाद ही गंगा जल में पानी को छोड़ा जाए। नालों को गंगा में गिरने से रोकना, यानी जो बड़े-बड़े नाले हैं उनको गंगा में गिरने से रोकना। अगर वो गंगा में नहीं गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो उनका कोई अलग ठिकाना करना, ये भी एक ज़रिया होता है। नहीं तो कहीं न कहीं नाले के पास भी सीवर प्लांट लगाए जाएँ, उनसे भी क्या है, नाला के पानी को रिफ़ाइन करने के बाद ही गंगा नदी में छोड़ा जाए। उसके बाद घाटों का सौंदर्यीकरण, यानी घाट को साफ़ सुंदर स्वच्छ बनाया जाए, जैसे अपना नमो घाट हो गया। ये सारे घाट क्या होते हैं, काफ़ी खूबसूरत बनाए गए हैं इस समय वर्तमान में, और साफ़ सफाई स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। तो ये सारे इस कार्य के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा गंगा एक्शन प्लान जो 14 जनवरी 1986 को शुरू हुआ था, वो कितने चरणों में ये कार्य संपन्न होता है। तो इसका पहला चरण जो है वो था 1985 में 25 शहरों को शामिल किया गया था। इसमें जो गंगा के आसपास 25 शहर थे, जितने भी शहर गंगा के नदी के किनारे बसे थे, उन शहरों को शामिल किया गया था। और मुख्य काम किया गया, STP की स्थापना की गई शहरों के मुहावने पे, जहाँ से मेन पानी क्या होता है, गंगा नदी में आता है, तो वहाँ पे STP की स्थापना की गई। गंदे नाले को डाइवर्ट किया गया, जन जागरूकता की गई। लेकिन धन की कमी के कारण क्या होता है, तकनीकी अड़चनें आईं, समय पर काम पूरा ना हुआ, और इस तरह से पहला चरण क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। फिर दूसरा चरण हमारा 1991 में शुरू होता है। तब वहाँ पे एक अलग विचार लाया गया कि हम गंगा नदी को ही नहीं, पूरे गंगा बेसिन को क्या करेंगे, स्वच्छ बनाएंगे। गंगा बेसिन का मतलब ये होता है कि गंगा जितनी सहायक नदियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, हर नदियों के ऊपर हम ध्यान देंगे, और हर नदियों के ऊपर ध्यान देंगे
तो क्या होगा, हमारा गंगा तब जाके वो शुद्ध होंगी या साफ़ सुथरी होंगी। और बेसिन का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहे हैं। हाँ हाँ निखिल आपका क्वेश्चन हम समझ रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं बेसिन का मतलब क्या होता है, तो हम बेसिन का मतलब आपको बता रहे हैं। देखिए बेसिन का मतलब, आप एक पौधे की जड़ें देखे हैं ना, तो आपका वैसे ही गंगा आपकी मेन नदी है जो सबसे मोटा रूट होता है जो सीधा हुआ, बाकी उसके साथ देखेंगे छोटे छोटे रेसे निकले होते हैं। वो रेसे क्या होते हैं, उस मेन नदी की क्या होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं जो आकर जुड़ी हुई होती हैं। तो उसी तंत्र को हम क्या बोलेंगे, बेसिन बोल सकते हैं कि गंगा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो बेसिन कहलाएंगी। तो यहाँ पे कुछ पुराने प्लांट जो थे उनका नवीनीकरण किया गया, उन्हें पुनः निर्माण उनका किया गया। नदी के किनारे पर हरी पट्टी बनाना, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो सॉलिड कचरे होते थे उनको मिट्टी में दबाना या उनका रिसाइकल करना, और बहुत सारी तरीके अपनाए गए। दोनों चरणों में गंगा को बचाने के लिए एक आधार प्रदान किया गया, लेकिन हालांकि पूरी तरह से ये सफल नहीं हुआ। प्रयास तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अभी तक गंगा पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। और ये वो योजना वर्तमान में भी अभी 1986 से लेकर के अभी तक क्रियान्वित है और आगे तक चलती रहेंगी। तो अब हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला पॉइंट इसी से सीख लेके, जो हमारी ये गंगा एक्शन प्लान था, इसी का आधार किस स्वरूप में, जैसे हमारे गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य केवल साफ सफाई था, लेकिन इसी को आधार बनाते हुए सन 2014 में नमामि गंगे योजना चलाई गई, जो कि हमारी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई। नमामि गंगे एक एकीकृत संरक्षण मिशन था। एकीकृत संरक्षण मिशन का मतलब ये होता है कि ये केवल सफाई पे ध्यान नहीं देगी, ये गंगा के हर दृष्टिकोण में इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर रूप से वो गंगा को क्या करेगी, शुद्ध बनाएगी। जैसे आर्थिक रूप से गंगा में को साफ सफाई में करने में जितने पैसे लगेंगे, कितने कर्मचारी लगेंगे, वो सारी सुविधाएं। सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करना, उसके बाद राजनैतिक रूप से अपने जितने भी विभाग हैं, विभाग के कर्मचारी, वन मंत्रालय, स्वच्छता मंत्रालय जितने भी हैं, उनके कर्मचारियों को स्ट्रिक्ट करना, रेगुलेट करना, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बहुत सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई। तो यह योजना गंगा एक्शन प्लान और NGRBA के काम को और प्रभावी बनाने के लिए लाई गई। यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो इसका भी वही था कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट को और बेहतर बनाना, जन जागरूकता, सहभागिता को बढ़ाना, उसके बाद वित्तीय सहायता। इसमें जो हमारा बजट पेश किया जाता है, इस योजना के लिए लगभग 20,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। और अभियान और उप प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इसके साथ साथ गंगा ग्राम योजना क्या थी कि गंगा के आसपास जो भी गांव बसे हुए हैं उन्हें खुले शौच से मुक्त करना और आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए उनको कहीं न कहीं जागरूक करना। आरती घाट और प्रार्थना घाट पर श्रद्धालुओं और जो भी हमारे धार्मिक पर्यटन हैं वो आते हैं, उनके लिए सुविधाएं, व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें कराना। उसके बाद गंगा प्रहरी, गंगा की निगरानी करने के लिए स्वयं सेवकों की टोली बनाना, जो जगह जगह पर क्या करती हैं, गंगा की निगरानी करती हैं। कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे जो स्वयं सेवक होते हैं वो तुरंत हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अभियान और उप प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब उपलब्धियां, मतलब इस योजना की उपलब्धियां क्या क्या थी। मान लीजिए हमने ये योजना चलाई तो हमको मिला क्या क्या। तो भाई पहली चीज़ होती है कि ये उपलब्धियां हमको, इससे सैकड़ों STPs का पुनर्निर्माण किया गया। मतलब सबसे ज़्यादा सीवर प्लांट बनाए गए जो पानी को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गंदगियों को छाट करके फिर उसे गंगा नदी में गिराते हैं। इस प्रकार के जो सैकड़ों STPs का निर्माण किया गया। कई शहरों में जल की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया।
जल की गुणवत्ता में भी सुधार आया, घाटों का विकास किया गया, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई कि अगर हमारा जल दूषित होगा तो हमारी जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन वो काफ़ी प्रभावित होंगी और कहीं न कहीं वो भी विलुप्त की कगार पे पहुँच जाएँगी। तो ये हमारी उपलब्धियाँ थीं। अब हमारा आखिरी पॉइंट रहता है कि नमामि गंगे और एक्शन प्लान योजना में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए दोनों का उद्देश्य एक ही है कि गंगा नदी को साफ संरक्षित करना। सिर्फ अंतर इतना है कि गंगा एक्शन प्लान एक प्रारंभिक प्रयास था गंगा को साफ करने के लिए और नमामि गंगे योजना एक आधुनिक और व्यापक और एकीकृत मिशन है। मैंने आपको बताया कि उसमें केवल स्वच्छता और साफ सफाई पे ध्यान दिया गया था, लेकिन जो हमारा गंगा एक्शन प्लान है इसमें कई सारे आयामों को साथ लेकर गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य बनाया गया। तो ये योजना मिशन मोड है। मिशन मोड का मतलब ये होता है कि योजना ये 2014 से तो स्टार्ट है, लेकिन ये आगे तक चलती रहेगी। अभी इसे 2026 तक विस्तारित किया गया है। तो आई होप कि आपको गंगा एक्शन प्लान नमामि गंगे अच्छे से समझ में आया होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंगा एक्शन प्लान नमामि गंगे में क्या अंतर है? उसके बाद गंगा ग्राम योजना क्या है? गंगा प्रहरी क्या है? उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? इसकी उपलब्धियाँ क्या थीं? तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इस साइड में इसको बना हुआ आप ना देखिए, क्योंकि ज़िंदगी में भी आपके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये आपका डिस्ट्रैक्शन है, आप उसको अवॉइड कीजिए और अपने मेन टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। तो हमारा गंगा एक्शन प्लान बहुत ही अच्छे से समाप्त होता है। अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं जो हमारा है टाइगर प्रोजेक्ट। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है टेहरी डैम प्रोजेक्ट। ये भारत की सबसे खास प्रोजेक्ट परियोजना है जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में गिनी जाती है और भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी है। तो सबसे पहले टिहरी तो एक ज़िले का नाम है जो उत्तराखंड में पड़ता है और डैम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बाधा जहाँ पे क्या होता है दो या दो से अधिक नदियों के पानी को रोका जाता है। जैसे आप कोई जैसे दो नदियों के बीच में कोई बड़ी सी दीवार या बाधा खड़ी कर दी जाए जहाँ पे पानी इकट्ठा हो या रुक जाए, तो उस चीज़ को हम बाँध बोल सकते हैं। तो टेहरी डैम के अंतर्गत हमें कितने टॉपिक को पढ़ना है? एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग हर किसी को। तो पहले इसमें परिचय जानेंगे हम कि टेहरी डैम है क्या चीज़। दूसरी चीज़ इसका उद्देश्य क्या है। भाई कोई चीज़ बनाई जाती है देश में तो उसका कहीं न कहीं कुछ उद्देश्य होता है, चाहे वो लाभ कमाना हो या किसी को लाभ पहुंचाना हो। तकनीकी विवरण यानी उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिससे हम लाभ अर्जित कर रहे हैं और क्या उसकी हानियां हैं। उसके बाद लाभ हानि नुकसान दोनों भी देखेंगे। उसके बाद सामाजिक आंदोलन कि इस बांध के बनने से समाज पर क्या असर हुआ और वर्तमान स्थिति मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या है। जब ये इतने लंबे समय पहले से इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, अब वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, क्या ये पहले जैसा ही है, क्या इसमें कुछ बदलाव किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम पहले पॉइंट अपने परिचय को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा टेहरी डैम प्रोजेक्ट है ये हमारी उत्तराखंड में है, जो कि उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल है। और उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल एक ज़िला है, उस ज़िले में भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी के साथ एक भिलांगना नदी, दो नदियां हैं और दोनों नदियां आपस में एक ही जगह पे एक ही साथ मिलती हैं और वहाँ की जो दशाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा आदर्श थी बांध को बनाने के लिए। इसलिए इस स्टेट को चुना गया जहाँ पे बांध को बनाना काफ़ी सही समझा गया। तो 1978 में इसकी नींव रखी गई, मतलब बनने की प्रक्रिया इसकी 1978 में शुरू हुई, लेकिन ये बांध का कंप्लीट निर्माण सन 2006 में हुआ। इसके पीछे कई आर्थिक कारण थे और उन सब के चलते ये फाइनली 2006 में कंप्लीट हो गया और ये इस प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे ऊंचा बांधों में गिना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 260.5 मीटर है। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया टेहरी डैम के बारे में। अब हम देखते हैं अपना इसका उद्देश्य क्या था, आखिर टेहरी डैम बनाया क्यों गया था। तो भाई बनाने का उद्देश्य भी अपना होता है। कोई भी चीज़ हम अगर स्टडी ही कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होगा और उसी उद्देश्य के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
तो पहला जो है थोड़ा-सा गला बैठा है, तो बात को मेरी जो भाषा या जो भी चीज़ थोड़ा कम समझ में आ रही है, तो सो प्लीज़ उसको एडजस्ट कीजिएगा। और जल विद्युत पैदा करने के लिए लगभग 1000 मेगावाट क्षमता पूरे करने के लिए, मतलब यहाँ इस बांध के सहयोग से विद्युत पैदा की जाती है, जो कि बहुत ही सस्ती दरों पे मतलब कई सारे आस-पास के ज़िलों में, स्टेट, राज्यों में यहाँ से विद्युत प्रोवाइड की जाती थी। तो विद्युत का भी हमारे भारत देश में बहुत बड़ा रोल है। आज वर्तमान में अगर बात की जाए कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्युत के बिना भी जीवन संभव नहीं है। दूसरा चीज़ कि सिंचाई और पेयजल आपूर्ति, सिंचाई के लिए भी कई मतलब हेक्टेयर खेतों की सिंचाई इस बांध से की जा सकती है। पेयजल की आपूर्ति, जल की भी आपूर्ति, जल को क्या किया जाता है, रिफाइनरी किया जाता है, साफ़ स्वच्छ बना के फिर वो हमारे घर तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद अगर नदियाँ बहुत ज़्यादा बहती हैं तो आस-पास रहने वाले गाँव में बाढ़ आ जाती है। एक प्रकार से बाढ़ के नियंत्रण में भी बाँध हमारा क्या करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका पर्यावरणीय प्रभाव। चलो, हमने बाँध को देख लिया और बाँध के उद्देश्य को भी देख लिया कि इसके लिए बनाया गया। लेकिन अब पर्यावरण का प्रभाव, मतलब एक तरीके से ये मानव निर्मित चीज़ें हैं। जैसे बाँध एक मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। अपनी संस्कृतियों का मेल-जोल करके मनुष्य सामंजस्य बैठा कर क्या कर रहा है, एक बाँध का निर्माण कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होगा और उसका असर हमारे जीवन पे पड़ेगा। तो इसमें पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में ये हम जानेंगे कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव आता है। जैसे अब कोई नदियाँ सदियों से अपनी लहरों में, अपनी कतारों में बहती है, अगर वहाँ पे कोई मोड़ दे दिया जाए, जैसे मैंने वहाँ पे बाधा खड़ी कर दी, तो अब वो नदियाँ जहाँ तक, जिस क्षेत्र तक पहुँचती थी, वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा, या इस वर्ष उस नदियों में क्या होगा, सूखा पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। उसके बाद जो हमारा भूकंपीय जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप सोचिए कि भारत में भूकंप आ रहा है, तो अगर कहीं पर एक भारी मात्रा में जल इकट्ठा है, तो अचानक अगर बाँध टूटता है, तो उस आस-पास रहने वाले जितने भी गाँव हैं, उसमें कम समय में बहुत भारी मात्रा में पानी भर जाएगा और कहीं न कहीं जान-मान की हानि भी वहाँ उठानी पड़ेगी। तो इस तरीके से इसका एक दूसरा प्रभाव हो गया। और वनों का डूबना, आस-पास के वन डूब जाते हैं। जंगल के आस-पास वन होते हैं ना, तो वन भी डूब जाते हैं। उसके साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता है। उसमें जो वन्य जीव-जंतु होते हैं, उनका आवास छिन जाता है, उनको प्रवास करना पड़ता है। एक तरीके से पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ता है। तो ये हमारा पर्यावरणीय प्रभाव हो गया। आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। निखिल, आदर्श, प्रवीण, चौहान, शिवम, अभिषेक, अगर आप लोगों को कुछ इसमें डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जो भी बताया है ठीक-ठाक आप लोगों को बताने की कोशिश की है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हमारा है भाई सामाजिक प्रवाह। अब इसमें प्रवाह नहीं, प्रभाव हम बोल सकते हैं, गलत लिख दिए हैं। तो लोगों को क्या करना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है। जब बाँध को बनाया जाता है तो उसके आसपास कई किलोमीटर तक लोगों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है और उनको पुनर्वास किया जाता है, उनको किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो एक तरीके से लोगों की आजीविका और उनकी संस्कृतियाँ, उनकी जीवन शैली का क्या होता है, नुकसान होता है। एक तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को फिर से बदलते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो उनके जीवन पर, उनके मूल स्थान पर क्या होता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारा आ जाता है निर्माण लागत। तो एक बाँध को या इस बाँध को बनाने में लगभग 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए तक खर्च लग चुके हैं। और लागत बढ़ने के कारण क्या होता है, डिज़ाइनों में बदलाव, कई बार डिज़ाइनों में बदलाव किया गया है। पर्यावरणीय मंजूरियाँ देने में, यानी पर्यावरण को नुकसान दिया तो उसके लिए कई सारी बैठकें होती हैं। उस बैठकों में मंजूरियाँ देना, मतलब मंजूरी कोई इसलिए दे सकता है कि अगर पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है तो वो राज्य क्या करेगा, सबसे ज़्यादा भरपाई भी उसी राज्य को करनी होगी। तो पहला पॉइंट डिज़ाइनों में बदलाव। दूसरा हमारा क्या हो गया, पर्यावरणीय मंजूरियों में भी देरी हुई। तीसरा हो पुनर्वास और मुआवजा। जिन लोगों की ज़मीन छीनी जा रही, जिन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, सरकार उनके लिए
रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था करे या उनको मुआवजा दे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद महंगाई और तकनीकी उपकरणों की कीमतें, इस बातों को बनाने में एक बहुत ही अच्छी या कुशल तकनीकी चाहिए, कुशल तकनीक के श्रमिक चाहिए, मशीनें चाहिए जो कि हमें बाहर से मिलती है, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, तो काफ़ी पैसे खर्चा करना पड़ता है हमारी सरकार को। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारी लागतें बढ़ने के कारण निर्माण लागत भी बहुत ज़्यादा इसमें लग जाती है। उसके बाद आप देखते हैं लाभ हानि, भाई लाभ क्या है, बात तो बन गया, तो लाभ क्या है उसका। देखिए भारत में क्या होता है, 2400 मेगावाट की विद्युत इन बांधों से पैदा की जाती है, जो कि एक सस्ती दर पर कई स्टेट तक, कई राज्यों में, कई ज़िलों में, कई इलाकों में पहुंचाई जाती है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष हर किसान क्या करता है, 7.6 लीटर जल होता है जो वो हेक्टेयर सिंचाई के लिए यूज करता है। बाँध से पानी छोड़ा जाता है, नदियों के माध्यम से लोग अपनी सिंचाई करते हैं। उसके बाद 270 मिलियन गैलन क्या होता है, जल जो हमारे पेयजल के रूप में हमारे घरों में उपलब्ध होता है। और चौथा जो होता है बाढ़ नियंत्रण, यानी जब कभी भी बाढ़ आती है तो उसके नियंत्रण में भी बाँध हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हानि की बात की जाए तो लोगों को विस्थापन करना पड़ता है, रख-रखाव, वहाँ जो बाँध बना है उसके लिए कई सारे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है उसकी देखभाल के लिए। पर्यावरणीय क्षति, इससे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है, अभी आगे हमने इसके प्रभाव को देखा। अब ये विवाद और आंदोलन, भाई जिस जगह पे ये बन रहा है कई लोग छोड़ते हैं, कई लोग अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते हैं, कई लोग जो होते हैं प्रकृति प्रेमी होते हैं, वह विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। तो टिहरी डैम जो है वो भारत की सबसे विवादित और चर्चित जल परियोजनाओं में से एक है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हम देख सकते हैं जो चिपको मूवमेंट हमारा 1980 में, 1990 के दशक में टिहरी बचाओ आंदोलन चला सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ये काफ़ी फेमस पर्यावरण के संदर्भ में ये हमारा एक आंदोलन था। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो जो वर्तमान स्थिति, इसमें कई प्रकार के सुधार किए गए हैं, नई नई तकनीकी, नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, और बाद एक तरीके से भारत के आर्थिक में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें टिहरी डैम के अंतर्गत पढ़नी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी परियोजना क्या थी उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट है क्या, ये योजना इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों हम इसे अपने सिलेबस में इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि यह एक सरकारी योजना थी, ये भी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जो भारत में बाघों को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। यानी भारत में बाघों की संख्या बहुत ही तेज़ी से कम हो रही थी, उनकी संख्या को बढ़ाने और बचाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और शुरू क्यों किया गया था इसको थोड़ा और डीप में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे पर्यावरण, पारिस्थितिक और राष्ट्रीय पहचान और आजीविका सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। यानी जंगल जो होता है वो जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, कि अगर जंगल में शेर ना हो, बाघ ना हो, तो हिरणों को कौन खाएगा, और हिरणों की संख्या अगर तेज़ी से बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जंगल में फल फूल और जंगल झाड़ियाँ भी नहीं बचेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा बाघ होता था। उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय पहचान। तो बाघ अपने देश का एक राष्ट्रीय पशु भी है और इसका जीवन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आजीविका सभी की बेहद महत्वपूर्ण स्रोत भी थे। अगर उन्हें नहीं बचाया जाता तो इसका असर प्रकृति, इंसान और अर्थव्यवस्था तीनों पर पड़ता है। तो प्रकृति पर कैसे पड़ता है? देखो, प्रकृति पर इस प्रकार से पड़ेगा कि पारिस्थितिक संतुलन हमारा बिगड़ जाएगा, और इसकी आजीविका पे क्या असर पड़ेगा कि जैसे बाघों से क्या होता है कि जंगल में, आप समझ लीजिए कि जंगल में जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो लोगों को जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, लगभग 80% औषधि हमारे जंगलों से प्राप्त होती हैं, तो वो लोगों को मिलना बंद हो जाएंगी। एक पेड़ पौधे ही नहीं उग पाएंगे तो आप सोचिए कि जंगल में लकड़ी कहाँ से मिलेगी। जब सारे हिरन पहले से ही सारी चीज़ों को चबा चबा के खा के ख़त्म कर देंगे तो बड़े पौधे हो ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से, तो इस परियोजना की शुरुआत कब की गई?
इस परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में शुरू की गई और यह भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा उसकी निगरानी में इसे शुरू किया गया था। और इसका जो नेतृत्व करता था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देखो, जब भारत में कोई भी समस्या होती है पर्यावरण से रिलेटेड, तो जब जो हमारे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं वो शोध करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब उन्हें जांच में पाया कि ऐसा बाघों की संख्या कम होने की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने बाघों को बचाने के लिए एक मतलब ये एक योजना बनाई। और ये योजना ये योजना अभी तक भारत में चल रही है। 1973 से लेकर इसे अभी भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत की संख्या बाघों की संख्या में धीरे धीरे काफ़ी सुधार हो गया है। तो पहला पहला जो स्थल बनाया गया बाघों की सुरक्षा के लिए वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। तो 1972 में पहली गणना की गई। जब गणना की गई थी 1972 में, योजना तो 1973 को शुरू की गई, लेकिन जब गणना की गई तो उस समय बाघों की संख्या लगभग 1827 के आसपास थी। और इसका कारण था अवैध शिकार, यानी सबसे ज़्यादा जो रोल था बाघों का अवैध शिकार करना, और जो कि पारिस्थितिक महत्व जो एक स्वस्थ जंगल का संकेतक प्रजाति होता है। अगर जिस जंगल में बाघ पाया जाता है तो माना जाता है कि वो जंगल स्वस्थ है, उसमें पारिस्थितिक संतुलन भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो देखो, जो बाघ होता है वो एक संकेतक के रूप में होता है, यानी जिस जंगल में बाघ एक संतुलित मात्रा में पाया जाता है तो माना जाता है कि वो जंगल क्या है, संतुलित है। प्रारंभिक उद्देश्य और मिशन। जब इस योजना की शुरुआत की गई तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य और मिशन क्या था। मिशन यानी कोई भी योजना जब शुरू की जाती है ना, तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो सरकार ने जब ये योजना शुरू की तो उसका लक्ष्य क्या था, उसके बारे में जानते हैं। अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्रों में 9 टाइगर रिजर्व का चयन किया गया। तत्कालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य अपनाया गया, यानी अलग अलग जो जहाँ पे टाइगरों की संख्या पाई गई उनमें क्या किया गया, एक जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जो भी हो चीज़ें बनाई गई ताकि उनकी प्रजनन दर बढ़े, उनकी संख्या बढ़े, इस प्रकार उनको एक सुरक्षित माहौल मिले। तो ये 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए और 2 लक्ष्य रखे गए। पहला लक्ष्य तत्कालिक, जो कि साल या 1 साल या उससे कम समय में पूरा हो, और दूसरा दीर्घकालिक लक्ष्य। तो कानूनी एवं संस्थागत ढांचा, यानी जब ये योजना बनाई गई तो उसको कानूनी रूप से मान्यता कब मिली और वो संस्थागत रूप से कैसे उसका संचालन किया जाता था। वह नियम और कानून जिसमें बाघों का संरक्षण किया जाता सके, मतलब एक ऐसा नियम हमारी सरकार ने बनाया कि उस नियम के तहत हमारे बाघों को क्या किया जाएगा, कानूनी रूप से संरक्षण दिया जाएगा। और वे संस्थाएं जो कानून को लागू करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संस्थागत ढांचा। जैसे वन मंत्रालय हमारा है ना, तो वन मंत्रालय और उसके अधीन क्या होता है, योजनाएं लागू की जाएंगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो हमारा वन संरक्षण कानून बना था टाइगर प्रोजेक्ट के लिए 1972 में, तो इसी कानून के तहत बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 6 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। 1 और 2 में सर्वाधिक सुरक्षा, यानी सबसे ज़्यादा सुरक्षा पहली और दूसरी अनुसूची में दी जाएगी कि आसपास शिकार को सबसे ज़्यादा अवैध रखा गया। मध्यम सूची में क्या, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके आवासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और जंगलों की कटाई को रोका गया। और उसके बाद जो हमारा शिकार की अनुमति, ये प्रतिबंधित कर दिया गया। संरक्षित पौधे को भी सुरक्षा दिया गया। तो मतलब इन सभी माध्यम से एक तरीके से बाघों को संरक्षण दिया गया ताकि उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल सके और वो प्रजनन कर सकें, जिससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो और हमारा जो एक असंतुलित वातावरण है वो संतुलित हो सके। तो इसमें 2 चीज़ें और देख लेते हैं। कोर एरिया क्या बोलते हैं। कोर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर बाघों का आवास होता है और जहाँ पर मानव गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं, यानी जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं ये कोर एरिया क्षेत्र में, वहाँ पर मानव की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। अगर आसपास कोई ऐसा करता हुआ दिखेगा तो उसे कानूनी रूप से क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी।
बफर जोन क्या होता है? कोर क्षेत्र आसपास का इलाका होता है जहाँ पर नियंत्रित मानव गतिविधियाँ चल सकती हैं, यानी छोटी-मोटी औषधि की खोज में या फिर वहाँ पे कोई शोध काम किया जाए उस जंगल में, जिस जंगल में बाघ रहते हैं। ड्रोन के माध्यम से और कई कई तरीकों से बाघों की निगरानी की जाती है। तो टाइगर प्रोजेक्ट योजना का उद्देश्य यही था कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो और हमारा जो एक पर्यावरण असंतुलित है वो संतुलित हो। तो आई होप कि आपको तीनों योजनाएँ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। और एक बात लास्ट में आप सभी को बता दें कि हर योजना का कुछ न कुछ पर्पस होता है। तो मैंने तीनों योजनाओं में आपको एक पर्पस के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, मिलते हैं कल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।